इस मूवी के नाम से आपको पता चल ही रहा होगा कि मूवी में 4 फैंटास्टिक लोगों का जिक्र है, जिनमें से एक लड़का रीड है जिसको मिस्टर फैंटास्टिक भी कहते हैं। उसमें ये पावर थी कि उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल थी। दूसरा फैंटास्टिक इंसान एक और आदमी है जिसका नाम जॉनी है और वो ह्यूमन टॉर्च के नाम से मशहूर है। उसकी एबिलिटी ये थी कि वो फायर का बन जाया करता था। तीसरा था पेन जिसे द थिंग भी कहा जाता था और वो पत्थर का बन जाता था। और फोर्थ थी एक लड़की सुजन जो कि इनविजिबल हो जाया करती थी और उसे इनविजिबल वुमेन कहते थे। अब मूवी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि रीड और पेन एक ऑफिस में जाते हैं और वो ऑफिस था किसी डॉक्टर का जिसे स्पेस से जुड़ी सब बातों के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन थी। इनफैक्ट मिस्टर फैंटास्टिक यानी रीड को ये लगता था कि स्पेस में बादलों से लाखों साल पहले जमीन में कुछ तब्दीलियां आई हैं। वहाँ पर एक लड़की सुजन भी होती है जो कि रीड के साथ पहले रिलेशन में थी, लेकिन अब वो इस डॉक्टर के साथ रिलेशनशिप में थी जिसके पास वो दोनों आए थे, यानी डॉक्टर डूम। ये सब क्लास फेलोज थे, लेकिन डॉक्टर डूम इसलिए इतना ज्यादा रिच हो गया था क्योंकि वो पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। रीड स्पेस के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था जिसके लिए वो डूम से बात करता है। वो कहता है कि अगर तुम ये काम करना चाहते ही हो तो इसके 75% प्रॉफिट तुम्हें मुझे देना होगा। तो रीड मान जाता है। अब हम देखते हैं कि उस प्रोजेक्ट के लिए स्पेस पर जाने के लिए ये सब यानी फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम निकल पड़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि स्पेस में एक स्टॉर्म आ रहा है यानी तूफान आ रहा है और बेन भी बाहर ही होता है। वो लोग बेन को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं और इसी दौरान उनसे वो एक्टिवेशन शील्ड भी नहीं खुलती, तो वो तूफान स्पेस स्टेशन के अंदर आने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग जमीन पर वापस आ जाते हैं। बेन की तबीयत काफी खराब हो चुकी थी तो वो 3 दिन बाद होश में आता है और सुजन की तबीयत भी यहाँ कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी, तो रीड उसके लिए सनफ्लावर्स लाता है। वहाँ पर जॉनी भी होता है और नर्स उसका टेम्परेचर चेक करती है जो कि काफी ज्यादा था और शाम को वो दोनों घूमने जाते हैं, लेकिन हवा ज्यादा होने की वजह से उसकी बॉडी पर आग लग जाती है और वो सीधा बर्फ में चला जाता है ताकि वो अपनी आग को जल्द से जल्द बुझा सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर डूम काफी गुस्से में होता है। उसे लग रहा था कि रीड के आने की वजह से उसकी कंपनी को नुकसान हो रहा है और अब उसमें भी पता नहीं ये एबिलिटीज कहाँ से आ गई थी कि वो बिना हाथ लगाए चीजों को हिला लेता था। फिर हमें दिखाया जाता है कि रीड और सुजन एक जगह पर मिलते हैं। रीड सुजन को कह रहा होता है कि मैं खुश हूँ कि तुम उस नए आदमी के साथ बहुत खुश हो। सुजन को काफी अजीब लगता है कि इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। उसे काफी गुस्सा आ जाता है और इसी गुस्से की वजह से वो इनविजिबल हो जाती है। वो अपनी इस एबिलिटी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी। इसी गुस्से में उसे एक बोतल भी गिर जाती है, लेकिन रीड अपना हाथ लंबा करके वो बोतल पकड़ लेता है और गिरने ही नहीं देता। यहाँ पर रीड को भी पहली बार पता चलता है कि उसकी बॉडी फ्लेक्सिबल है और तभी वहाँ पर जॉनी भी आ जाता है जिसे खुद रिसेंटली अपनी फायर एबिलिटीज के बारे में पता चला था। और फिर वो तीनों मिलकर बेन के पास जाते हैं जिसने खुद को एक रूम में बंद किया हुआ था। वो उनके लिए दरवाजा नहीं खोलता और खिड़की तोड़ के बाहर चला जाता है। वो सीधा अपनी वाइफ के पास जाता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे देख के काफी डर जाती है। वो काफी उदास होता है और अगले दिन एक ब्रिज के किनारे बैठा होता है कि तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि सुसाइड करना चाहता था। बेन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक एक्सीडेंट हो जाता है। उधर वो तीनों भी थे जो कि बेन के घर जा रहे थे। ये चारों वहाँ पर हो रहे एक्सीडेंट्स को रोकने लगते हैं और लोग ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ इन सब के लिए क्लैप भी करते हैं। और तभी वहाँ पर बेन की वाइफ आती है जो कि अपनी वेडिंग रिंग उतारकर वहाँ पर रख देती है। इससे बेन को काफी दुख होता है, लेकिन रीड उससे कहता है कि फिक्र नहीं करो, हम दोबारा पहले जैसे हो जाएंगे। अब इन चारों की न्यूज टीवी पर आने लगी थी, लोग इन्हें अपना हीरो कहने लगे थे। और फिर हम देखते हैं कि वो चारों एक जगह जाते हैं। लोग अपने हाथों में कार्ड्स लेकर उन्हें देखने के लिए खड़े थे, लेकिन साथ ही साथ वो बेन से भी डर रहे थे जो कि अब पत्थर का बन चुका था। तभी वहाँ पर डॉक्टर डूम भी आ जाता है जो कि सुजन को अपने साथ जाने का कहता है। हीट वहाँ पर आकर उसे रोकने लगता है, लेकिन उसका ज्यादा गुस्सा करने की वजह से लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती हैं, यानी अब उस आदमी के पास भी एबिलिटीज आ चुकी थी। और तभी वहाँ पर बेन आता है जो कि पूरा का पूरा पत्थर बन चुका था और बहुत ही ज्यादा ताकतवर। तो डॉक्टर डूम उसे डर जाता है और वहाँ से चला जाता है और उसे भी फील होने लगा था कि उसकी बॉडी मेटल बन रही हो जैसे। जब वो ये चीज डॉक्टर से शेयर करता है तो डॉक्टर उसे कहता है कि 2-3 दिन में तुम पूरे के पूरे मेटल में बदल जाओगे और इस बीमारी के बारे में तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तो मुझे ये बात सीनियर डॉक्टर्स तक पहुँचानी होगी कि कहीं ये बीमारी किसी
किसी की जान ना ले ले। अब वो आदमी तो ये नहीं चाहता था कि ये बात किसी को भी पता चले, तो वो डॉक्टर को वहाँ पर मार देता है। वो वापस आता है और उन कॉस्ट्यूम्स को सीने लगता है जो उन लोगों ने स्पेस में पहनने थे, ताकि वो अपनी अपनी एबिलिटीज के लिहाज से कॉस्ट्यूम्स पहन सके। रीड उन सबको एक ऐसी मशीन दिखाता है जिससे वो सब लोग दोबारा से नॉर्मल हो सकते थे, लेकिन वो कहता है कि इसका एक रिस्क भी है, या तो हम मुकम्मल ठीक हो सकते हैं या तो हमें बहुत सारी एबिलिटीज आ जाएंगी। फिर हमें पता चलता है कि कुछ लोग डॉक्टर डूम की कंपनी पर कब्जा करना चाहते थे, और यहाँ उस आदमी को पता चलता है कि उसमें ये एबिलिटीज हैं कि वो करंट स्टोर कर सकता है। तो वो जाता है और उस आदमी को करंट लगाकर मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉनी अपनी बाइक के स्टंट्स करने के लिए बाहर निकल जाता है, हालांकि उसे मना भी किया गया था, और बाकी तीन उसे वापस बुलाने जाते हैं और उसके बाद वो सब घर आ जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि बेन रात में एक बार में बैठा होता है तो एक लड़की उसे अच्छी लगने लगती है। इनफैक्ट वो लड़की अंधी थी और देख नहीं सकती थी, तो वो बेन के पास आकर बातें करने लगती है और उसे बेन से डर भी नहीं लगता। हम दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर डूम रीड से बहुत नफरत करता था, इसलिए वो उसके ऑफिस में कैमरास लगा देता है ताकि वो उसे मॉनिटर कर सके। और फिर वो बेन के पास भी जाता है और उससे कहता है कि रीड तुम्हें ठीक ही नहीं करना चाहता और वो तो सिर्फ सूजन से प्यार करता है। और तभी रीड और सूजन वहाँ पर आते हैं, तो ये देखकर बेन काफी गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है और गुस्से में खुद पर ही उस मशीन से एक्सपेरिमेंट करने लगता है। लेकिन उस मशीन की बैटरी लो थी तो वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। अब हम देखते हैं कि वो आदमी बेन को दोबारा बुलाता है ताकि वो उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर सके, और उस दौरान बेन की बॉडी से जितनी भी रेडिएशंस निकलती हैं वो उन्हें खुद एब्जॉर्ब कर लेता है और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और यहाँ पर बेन काफी वीक हो जाता है और फिर वो आदमी रीड पर भी अटैक कर देता है और उसे उठाकर अपने ऑफिस ले आता है और उसे एक बहुत ही ज्यादा ठंडी जगह पर रख देता है। और फिर वो जॉनी को ढूंढने के लिए एक मिसाइल फेंकता है। जॉनी अपनी बहन के साथ खड़ा होता है और वो दूर से वो मिसाइल देख लेता है। उसे पता चल जाता है कि अगर ये यहाँ पर आया तो हम लोग तबाह हो जाएंगे, तो वो बिल्डिंग से जंप लगा देता है और नीचे गिरते हुए अपनी बॉडी का टेम्परेचर इतना ज्यादा कर लेता है कि वो उड़ने लगे। तो वो दूर जाकर पानी में गिरता है और वो मिसाइल भी वहाँ पर फट जाता है। अब बेन का दिल यहाँ पर रीड के लिए मेल्ट हो रहा था और वो उसे बचाने के लिए वापस उस मशीन में जाता है और दोबारा से पत्थर बन के बाहर आ जाता है। वो उस आदमी के पास जाता है तो वहाँ पर सूजन और उस आदमी की लड़ाई हो रही होती है, तो बेन उसे जाकर बहुत मारता है और गिरा देता है। वो आदमी यहाँ पर पूरा का पूरा मेटल बन चुका था और वो बेन से लड़ने के लिए उठ खड़ा होता है। वहाँ पर जॉनी भी आ जाता है तो हीट उससे कहता है कि अपनी बॉडी से बहुत ज्यादा आग बाहर निकालो, और सूजन भी अपनी एबिलिटीज यूज करते हुए वह सारी की सारी हीट उस आदमी की तरफ फेंक देती है। और जाहिर है वो आदमी मेटल का बना था तो उसकी बॉडी पिघलने लगती है, और तभी बेन उस पर ठंडा पानी फेंक देता है जिससे वो वहीं पर फ्रीज हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो सब काफी खुश होते हैं कि उन्होंने अपने दुश्मन को किस तरह से हरा दिया, और वो लोग एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर हीट सूजन को फाइनली प्रपोज कर देता है। लेकिन हमें ये भी बताया जाता है कि वो आदमी यानी डॉक्टर डूम अभी भी नहीं मरा था। और इसी के साथ इस मूवी का पार्ट 1 यही एंड हो जाता है। अब इस मूवी का पार्ट 2 स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि स्पेस से एक बहुत ही ज्यादा चमकदार चीज दुनिया की तरफ आ रही है, और वो जहाँ जहाँ से गुजर रही है वहाँ पर अंधेरा होता जा रहा है। ये न्यूज हर तरफ फैल रही थी, और इसके अलावा एक और न्यूज भी थी जो कि ट्रेंडिंग थी, और वो ये कि सूजन और रीड शादी कर रहे हैं। सूजन अपनी शादी के लिए बहुत एक्साइटेड थी, जबकि रीड ये जानना चाहता था कि वो ऐसी क्या चीज है जो हर जगह अंधेरा कर रही है, और इसी पर वो रिसर्च कर रहा था। तो सूजन का भाई जॉनी उसके पास आता है और कहता है कि यार शादी से पहले मुझे पार्टी दो, वरना मैं अपनी बहन को सब बता दूंगा कि तुम्हें तो शादी की कोई खुशी ही नहीं है। तो रीड कहता है कि अच्छा दे दूंगा। और फिर हम उसी तेज रोशनी को दोबारा से देखते हैं जो कि घर के ऊपर से गुजर रही होती है कि वो तीनों वहाँ पर पार्टी कर रहे होते हैं, और तभी सूजन एक जनरल के साथ आती है। वो जनरल उन चारों को अपने साथ ले आता है और उस सफेद रोशनी के बारे में इन्हें कुछ बताने लगता है, और वो रीड से कहता है कि इसको ट्रेस करने के लिए हमें एक सेंसर बनाना चाहिए। तो वो कहता है कि अभी नहीं, अभी तो मेरी शादी है। तो ये सुनकर सूजन खुश हो जाती है कि चलो इससे भी कुछ एक्साइटमेंट है, लेकिन रीड रुकने वाला तो था नहीं, तो वो सूजन से छुप के वो सेंसर बनाने लगता है। अब हम देखते हैं कि शादी का इवेंट स्टार्ट हो चुका है और रीड के मोबाइल पर एक अलर्ट अलार्म रिंग होता है, जिसका मतलब ये था कि वो कॉस्मिक लाइट यानी चमकती हुई चीज इनके बहुत करीब है, और जैसे ही वो चीज करीब आती है तो पूरी सिटी की लाइट चली जाती है। उनकी शादी की रिकॉर्डिंग करने के लिए वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी था जो कि वहाँ गिर जाता है।
लेकिन लकीली किसी की जान नहीं जाती क्योंकि बेन वहाँ टाइम पर आ जाता है और उसे रोक लेता है। अब हम देखते हैं कि रीड जॉनी को उस रोशनी के पीछे भेजता है ताकि वो देख सके कि ये है क्या, और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक क्रिएचर भी है जिसे इस पार्ट में सिल्वर सर्फर कहा गया है। वो क्रिएचर जॉनी को गर्दन से पकड़कर पहले तो स्पेस में लेकर जाता है और फिर जोर से जमीन की तरफ फेंक देता है, लेकिन वो एक नॉर्मल इंसान तो था नहीं, तो वो बच जाता है। जमीन पर आकर वो सबको सिल्वर सर्फर की सच्चाई के बारे में बताता है। सब लोग जान गए थे कि उन्होंने इस चीज को छेड़कर बहुत बड़ी गलती की है। अब हम देखते हैं कि सूजन रीड से काफी नाराज होती है और वो कहती है कि हमारा फ्यूचर एक साथ अच्छा है भी या नहीं, और वो ये गुस्से से कहकर अपने भाई के पास चली जाती है। उसकी तबीयत सिल्वर सर्फर से लड़ाई के बाद काफी खराब थी। सूजन जब उसका बुखार चेक करने के लिए उसे हाथ लगाती है तो उसकी पावर्स भी उसमें आ जाती हैं। उसके जिस्म में आग लग जाती है और वो उड़ने लगती है। तभी जल्दी से जॉनी उसको दोबारा से टच करता है जिससे उसकी एबिलिटीज वापस आ जाती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं रीड को जो कि इस क्रिएचर पर रिसर्च कर रहा होता है। वो ये पता लगाता है कि ये क्रिएचर जहाँ भी किसी प्लेनेट पर गया तो वो प्लेनेट 8 दिन से ज्यादा ठीक नहीं रह सका और तबाह हो गया। अब बस हमें इसको रोकना होगा। वो क्रिएचर जमीन में जगह खोद कर रह रहा था और उसने अभी तक जमीन में काफी ज्यादा होल्स कर रखे थे। तो ये सब पता लगाते हैं कि जिस पैटर्न से वो होल्स बना रहा है तो अगला होल वो कहाँ पर खोदेगा, और उन्हें उस जगह का पता चल जाता है। और तभी सिल्वर सर्फर भी वहाँ पर आ जाता है। जॉनी भी उसके पीछे भागने लगता है और उसकी टक्कर रीड से हो जाती है जिसकी वजह से उन दोनों की एबिलिटीज आपस में एक्सचेंज हो जाती है। वहाँ हम देखते हैं कि उस सिल्वर सर्फर की वजह से एक रोलर कोस्टर गिरने वाला था जिसे जॉनी अपनी पूरी पावर के साथ उठाकर और रीड उस पर आग फेंककर उसको स्टिच कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर जॉनी फिर से वीक हो रहा है और फिर वहाँ पर वो जनरल आता है और कहता है कि परेशान नहीं हो, मैंने हेल्प मंगवाई है। और तभी डॉक्टर डूम वहाँ पर आ जाता है और वो उनसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और उन चारों के पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था क्योंकि पूरी दुनिया तबाह हो रही थी और उन्हें कोई न कोई उनकी मदद के लिए चाहिए था। उनसे कहता है कि मैं उससे मिल चुका हूँ। वो उन चारों को एक वीडियो दिखाता है जिसमें सिर्फ ये दिखाया गया है कि सिल्वर सर्फर उसे बोल रहा है कि दुनिया जल्द खत्म होने वाली है और इसके बाद उसने इस पर अटैक कर दिया। वो बताता है कि उसकी सारी की सारी पावर्स एक बोट के साथ कनेक्टेड है और अगर उसे उस बोट से अलहदा कर दिया जाए तो वो बिल्कुल वीक हो जाएगा। रीड काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सब कैसे होगा। अब रीड और वो आदमी सिल्वर सर्फर के खिलाफ काम पर लग जाते हैं। अब वो लोग पता लगाते हैं कि ये क्रिएचर अगला होल कहाँ पर करने वाला है। जब ये सब सिल्वर सर्फर के खिलाफ प्लानिंग कर रहे होते हैं तो वो सूजन के पास आता है और वो उससे कहता है कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जब जनरल सूजन और इस क्रिएचर को साथ देखता है तो वो इन पर मिसाइल फेंक देता है, लेकिन सिल्वर सर्फर उसे रोकता है और वापस आर्मी पर ही अटैक कर देता है। फिर हम देखते हैं कि ये लोग सिल्वर सर्फर का कनेक्शन उस बोट से हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। आर्मी सिल्वर सर्फर को कैद कर लेती है और फैंटास्टिक फोर को इजाजत ही नहीं देती उससे मिलने के लिए। तो सूजन एक प्लान करती है कि मैं इनविजिबल होकर उसे देख कर आती हूँ। वहाँ पर वो देखती है कि आर्मी का एक बंदा उसे टॉर्चर कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर उससे कोई मिलने आ जाता है और वो क्रिएचर अकेला रह जाता है। और यहाँ पर सूजन उस क्रिएचर से अकेले में बात कर पा रही थी। जब सूजन सिल्वर सर्फर से बात करती है तो उसे पता चलता है कि वो किसी के अंडर काम कर रहा है। वो कहता है कि उसे अपनी जान बचाने के लिए मुझे प्लैनेट्स को तबाह करना पड़ता है। तो सूजन उससे पूछती है कि अगर तुम तबाही मचाते हो तो तुमने मुझे क्यों मिसाइल से बचाया। तो सिल्वर सर्फर उसे कहता है कि तुम किसी से मिलती हो, उस लड़की से जिसे मैं पसंद किया करता था। वो बताता है कि मुझे जो कंट्रोल कर रहा है उसका नाम गैलेक्टस है और वो बहुत जल्द यहाँ आने वाला है। और फिर हम देखते हैं कि वो इस दुनिया के काफी करीब आ गया है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जनरल ने उस आदमी को इजाजत दे दी थी कि वो बोट पर काम कर ले, लेकिन वो आदमी यानी डॉक्टर डूम बोट पर जाकर उनसे दगा कर लेता है, यानी उन्हें धोखा दे देता है और वो खुद उस बोट को कंट्रोल करने लगता है। वो जनरल को वहाँ पर मार देता है और तबाही मचाते हुए वहाँ से बाहर चला जाता है। अब फैंटास्टिक फोर काफी परेशान हो जाते हैं और वो बोट को किसी भी तरह से वापस लाना चाहते थे, तो वो सिल्वर सर्फर को आजाद करवा देते हैं। वो सब प्लेन में बैठकर उस आदमी का पीछा करने लगते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि उन लोगों में काफी फाइट होती है और वो बुरा आदमी सिल्वर सर्फर पर एक नेजा मारता है, लेकिन अब की बार सूजन उसकी जान बचाती है और उसके सामने आ जाती है और वो काफी जख्मी होती है और जल्दी मरने वाली थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गैलेक्टस भी जमीन पर पहुंच गया था। जॉनी ये कहता है कि मैं उसे जाकर लड़ूंगा,
और फिर वो बाकी फैंटास्टिक लोगों की पावर्स ले लेता है। फिर वो उस आदमी से फाइट करता है जिसकी वजह से उसका उस बोर्ड के साथ कनेक्शन खत्म हो जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि सूजन बेचारी की वहाँ पर डेथ हो जाती है, लेकिन सिल्वर सर्फर अपनी पावर्स का यूज करके उसे दोबारा से जिंदा कर लेता है और फिर वो गैलेक्टस को रोकने के लिए स्पेस की तरफ चला जाता है क्योंकि वो अभी भी पूरी तरह से दुनिया में नहीं आ सका था। इन दोनों में बहुत लड़ाई होती है और एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ गैलेक्टस मारा जाता है। इस जमीन पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है कि रीड और सूजन दोबारा से चाइना में शादी कर लेते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि स्पेस में सिल्वर सर्फर अभी भी जिंदा है और इसी के साथ इस मूवी का पार्ट 2 भी एंड हो जाता है। अब इस मूवी का पार्ट 3 स्टार्ट होता है और हम एक क्लासरूम में एक बच्चे रीड को देखते हैं जो कि अपने फ्यूचर गोल्स बता रहा होता है। वो कहता है कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ कि मैं खुद को किसी भी वक्त किसी भी जगह पर टेलीपोर्ट कर सकूं और मैं ऐसे ही किसी मशीन पर काम भी कर रहा हूँ। तो टीचर उसे कहता है कि फैंटेसी की दुनिया से बाहर आ जाओ और मुझे कल फिर से बताना कि आखिर तुम बनना क्या चाहते हो। उसी की क्लास में एक और लड़का होता है जिसका नाम बेन था। उसकी अपने बड़े भाई के साथ काफी लड़ाई होती थी। अब रात होती है तो बेन को कुछ आवाज आती है और जब वो अपने जंक यार्ड में जाकर देखता है तो रीड वहाँ पर उसका पावर कन्वर्टर चोरी कर रहा होता है। अब बेन चाहता तो वो रीड को उसकी चोरी की सजा दे सकता था, लेकिन क्योंकि उसका भाई उसे काफी मारा करता था और ये पावर कन्वर्टर भी उसी का था तो इसलिए वो उसे ये चीज दे देता है और यहाँ इन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो दोनों साथ ही ये मशीन बनाने में लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि कुछ साल गुजरते हैं और ये दोनों बड़े हो चुके हैं। एक दिन इनके स्कूल में एक साइंस फेयर लगता है जिसमें ये अपनी मशीन भी लेकर जाते हैं। सब इनकी मशीन का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर 2 लोग आते हैं। उसमें से लड़की का नाम सूजन होता है। वो आदमी से कहता है कि मैं तुम्हें स्कॉलरशिप देना चाहता हूँ। रीड के लिए सुनना बहुत खुशी का बाइस था, यानी वो बहुत खुश हो जाता है और फिर वहाँ पर पढ़ने के लिए चला जाता है। वो एक दिन लाइब्रेरी में बैठा होता है तो वहाँ पर सूजन भी होती है तो वो उसे एक बुक के बारे में बताने लगता है। अब हम देखते हैं कि वो प्रोफेसर जिसने रीड को स्कॉलरशिप दी थी उसको फंड देने वाले लोग उससे कहते हैं कि इसके बदले में हमें कोई अच्छी चीज दो, तभी हम तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन की मदद कर सकेंगे। तो प्रोफेसर उनको अपने स्टूडेंट की उस मशीन के बारे में बताता है कि तुम लोगों को उससे बहुत फायदा हासिल होगा। वहाँ पर एक लड़का विक्टर भी होता है। वो प्रोफेसर उसको लेकर रीड के पास जाता है और सूजन भी वहाँ पर होती है। वो उसे कहता है कि इस प्रोजेक्ट पर तुम तीनों मिलकर काम करोगे। यहाँ हमें पता चलता है कि विक्टर इस दुनिया से बहुत नफरत करता है और वो चाहता है कि दुनिया तबाह हो जाए और वो यहाँ भी इसलिए है क्योंकि वो सूजन को पसंद करता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रोफेसर का बेटा जॉनी अपने डैड की गाड़ी चला रहा होता है और एक एक्सीडेंट में अपने फादर की गाड़ी को खराब कर देता है। उसके बदले में प्रोफेसर उससे कहते हैं कि तुम हमारे साथ उन बच्चों के प्रोजेक्ट में शामिल हो और फिर वो चारों उस प्रोजेक्ट पर काम करने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान हम नोटिस करते हैं कि सूजन और रीड के आपस में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी और विक्टर ये सब देखकर जेलस होता था। अब इन सब का प्रोजेक्ट बिल्कुल मुकम्मल हो चुका था और वो इस मशीन का पहला एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक मंकी को चूज करते हैं। उनका प्लान उस मंकी को स्पेस में भेजकर वापस लाने का था, लेकिन जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट पर पैसे लगाए थे वो कहते हैं कि क्यों ना नासा को भी बीच में शामिल कर लिया जाए। लेकिन किसी को भी ये बात पसंद नहीं आती क्योंकि उनकी मेहनत का क्रेडिट नासा ले लेगा। वो कहते हैं कि दुनिया उस आदमी को तो याद रखती है जिसने चांद पर पहला कदम रखा था, लेकिन कोई भी उसके बारे में नहीं जानता जिसने वो जहाज बनाया या रॉकेट बनाया जिस पर वो आदमी गया था। तो इसीलिए हम तीनों ही पहले दूसरी दुनिया में जाएंगे ताकि दुनिया हमें याद रखे। हम ही वो पहले इंसान बनेंगे जिसने दूसरी दुनिया में पहला कदम रखा और उसके बाद चाहे नासा को इन्वॉल्व कर लेना। रीड पेन को भी साथ ले जाना चाहता था क्योंकि इन दोनों दोस्तों ने काफी साल इकट्ठे मेहनत की थी। अब जैसे ये चारों वहाँ पर पहुँचते हैं और अपना झंडा वहाँ पर लगाने लगते हैं तो इनको एक ग्रीन लाइट नजर आती है जो कि उसकी जमीन के अंदर थी और वो चारों तरफ फैलने लगी थी। अब हम देखते हैं कि विक्टर उस ग्रीन फ्लूइड में हाथ डालने लगता है जिसकी वजह से वो फ्लूइड लावा बन के फट जाता है और वो चारों भागने लगते हैं, लेकिन विक्टर उसी फ्लूइड में गिर जाता है और बाकी 3 वापस आने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो सिग्नल से नहीं पिक कर रहा होता। जब सूजन ये देखती है तो वो उनकी हेल्प करती है कि वो किसी तरह अर्थ पर वापस आ जाएं। अब जैसे ही वो तीनों अर्थ पर आते हैं तो वहाँ की रेडिएशंस भी उनके साथ आ जाती हैं जिनके अंदर सूजन भी आ जाती है। यहाँ इन चारों में डिफरेंट पावर्स आ चुकी थी और इनको एक जगह पर बांधा गया था। रीड वहाँ पर अपना हाथ छुड़वा लेता है और फिर बेन के पास जाता है, लेकिन देखता है कि बेन तो पूरा का पूरा पत्थर बना हुआ है।
रीड उसे कहता है कि मैं सब कुछ नॉर्मल कर दूंगा। तभी वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को फंड्स दिए थे। वो कहते हैं कि हम तुम्हें ठीक तो कर देंगे, लेकिन इसके बदले में तुम्हें भी हमारा ख्याल रखना पड़ेगा। फिर ये लोग इन तीनों को 1 साल तक ट्रेनिंग देते हैं। ये इन्वेस्टर्स वहाँ पर अपनी आर्मी बनाना चाहते थे और इसीलिए एक गेट भी तैयार कर रहे थे और वो जॉनी को एज अ फाइटर चूज करते हैं। सूजन प्रोफेसर के पास जाकर ये बताती है तो प्रोफेसर नहीं चाहता कि उसका बेटा कोई भी फाइट करे, तो वो सूजन से कहता है कि प्लीज तुम लोग रीड को वापस बुला लो ताकि वो आके हमारी मदद कर सके। लेकिन वो सब रीड से नाराज थे क्योंकि वो उन्हें छोड़कर भाग गया था। लेकिन प्रोफेसर यहाँ पे दुखी हो जाता है और कहता है कि कुछ तो ख्याल करो, जॉनी तुम्हारा भाई है, क्या तुम चाहोगे कि वो किसी भी फाइट में मारा जाए? तो फिर सूजन इमोशनल होकर उसको ढूंढने लगती है और लकीली उसे उसका पता मिल जाता है। सूजन उससे उसकी हेल्प मांगती है कि हमें एक गेट बनाना है, तो रीड वो गेट बनाने में उनकी हेल्प कर देता है। अब हम देखते हैं कि कुछ साइंटिस्ट उस दुनिया में जाते हैं और उन्हें वहाँ पर विक्टर मिलता है, तो वो विक्टर को अपने साथ ले आते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम इतना टाइम कैसे जिंदा रहे, तो वो उन सबको बताता है कि वहाँ पर ऐसी रेडिएशन थी जिन्होंने मुझे जिंदा रखा हुआ था और मुझे साथ साथ एनर्जी मिल रही थी। जो कॉस्ट्यूम उसने स्पेस में जाने से पहले पहना था वो अब एक स्टील का कॉस्ट्यूम बन गया था जिसने उसकी बॉडी को पूरी तरह से कवर किया हुआ था। विक्टर कहता है कि मैं अपनी दुनिया बसाना चाहता था और अगर इसके लिए ये दुनिया खत्म भी होती है तो मुझे कोई परवाह नहीं। और इसी के साथ वो पास खड़े हुए लोगों को मारने लगता है बहुत ही बुरी तरह से और इसी के साथ वो उस गेट तक भी पहुंच जाता है। प्रोफेसर उसे बहुत समझाते हैं कि तुम हमारे साथ भी रह सकते हो, लेकिन वो गुस्से में आकर प्रोफेसर को भी मार देता है और वो गेट उठाकर दूसरी दुनिया में चला जाता है। विक्टर दूसरी दुनिया में जाकर सब की सब चीजें इस दुनिया से खींचने लगता है और फिर हम देखते हैं कि वो चारों किसी दूसरे रास्ते से उस दुनिया में जाते हैं और उससे फाइट करने लगते हैं और वो लोग वहाँ पर विक्टर को हरा देते हैं। ये चारों अपने मिशन में सक्सेसफुल हो गए थे और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है, यानी इस मूवी का पार्ट 3 भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।